Hello everyone, welcome back in our online session in Hindi माध्यमिक विद्यालय for standard 9 and our subject मैथ्स 2 गणित भाग 2 के लिए मैं नैना की थी मैम योर मैथ्स टीचर एंड हमारा करंट टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। इसके पूर्व सेशन में हमने चतुर्भुज इस लेसन का जो 5th लेसन है आपका आफ्टर दिवाली वेकेशन, हमने उस लेसन को पूर्व सेशन में शुरुआत की। उस सेशन में आप लोगों ने चतुर्भुज के संदर्भ में अध्ययन किया, चतुर्भुज के प्रकार और चतुर्भुज के संकल्पना, विशेष गुणधर्म, इन सभी का अध्ययन किया। उसके साथ हमने समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं देखी। चलो फिर आज के सेशन को हम थोड़ा समांतर चतुर्भुज की विशेषता को रिवाइज करके शुरुआत करते हैं। हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब गुणधर्म का अध्ययन इस पार्ट में करने वाले हैं। उसके सबसे फर्स्ट हम समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में देखेंगे, उसकी कुछ विशेषताएं हम वापस रिवाइज करेंगे। और समांतर चतुर्भुज क्या है कि उसकी दोनों भुजा एक दूसरे को, सम्मुख भुजा जो होती है एक दूसरे को समांतर होती है। यानी कि ABCD एक चतुर्भुज होगा तो BC समांतर AD और AB समांतर DC होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर तथा सर्वांगासम होती है, ये पहली विशेषता हमने देखी थी। दूसरी विशेषता सम्मुख कोण सर्वांगासम होते हैं, यानी कि इस दिए गए आकृति में कोण A और कोण C ये दोनों का माप समान होगा क्योंकि वो सम्मुख कोण है। कोण B और D इन दोनों का माप समान है, इसलिए मैंने दोनों रेड से दर्शाया है और दोनों ब्लैक से। मतलब सपोज A का माप यदि 48 अंश होगा, ये भी 48 अंश होगा, या 50 अंश होगा तो 50 अंश होगा। अगर ये 130 होगा तो ये भी 130 अंश होगा। और तीसरी विशेषता देखी थी हमने, उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो किसी भी चतुर्भुज को दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु में उस विकर्ण को दो समान भागों में बढ़ जाता है या विभाजित होता है। देखो यहाँ पे आकृति आपको दिख रही है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका यह एक विकर्ण है और दूसरा एक विकर्ण है। तो इस बिंदु में प्रतिच्छेद होने के कारण इस विकर्ण दो समान भागों में विभाजित हो गया है। ओके, मतलब सपोज इस विकर्ण की लंबाई 8 होगी तो ये 4 और 4 भागों में बढ़ जाएगा। ये हमने, और चौथा उसका विशेषता हमने देखी थी, क्रमिक कोण संपूरक होते हैं। क्रमिक यानी कि क्रम लगा, जैसे कि ये A कोण और B कोण, ये दोनों कोण का योगफल संपूरक होता है। यानी कि A + B बराबर 180 अंश होता है। दोनों का माप कितना होता है? 180 योगफल। यही विशेषता है कि इस विशेषता का आधार लेकर हमें आगे समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में प्रश्न संग्रह 5.1 और प्रमेय देखने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम प्रमेय देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांगासम होते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि भूमिति में यानी कि गणित भाग 2 में जो विशेषता होती है यानी कि गुणधर्म होते हैं, कुछ गुणधर्म और कुछ विशेषताएं हम प्रूव कर सकते हैं यानी कि सिद्ध कर सकते हैं, कुछ उसे हमें मानना पड़ता है। अभी समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा तथा सम्मुख कोण सर्वांगासम होते हैं। कैसे होते हैं ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, वही हमारा प्रमेय हो गया। तो चलो प्रमेय क्या है समझ लो एक बार। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांगासम होते हैं, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें आकृति बनानी पड़ेगी, किसकी? समांतर चतुर्भुज की, राइट। तो चलो हम पहले आकृति देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाई है ABCD, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस समांतर चतुर्भुज में हमें दिखाना है कि AB सर्वांगासम DC, AD सर्वांगासम BC। ओके, मतलब सम्मुख भुजाएं सर्वांगासम और सम्मुख कोण D सर्वांगासम कोण B, जो मैंने ग्रीन से दर्शाया है डार्क, और C सर्वांगासम A दर्शाने हमें। चलो अभी आकृति बना ली हमने। आकृति बाद हमें अभी प्रमेय को सिद्ध करना है। सबसे
आकृति के बाद हमारे स्टेप होती है, हमें दत्त लिखना पड़ता है, यानी कि दिया हुआ। हमें क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, जो आकृति में नाम है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। ओके, अभी इसमें समांतर चतुर्भुज है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, राइट। ए बी समांतर डी सी है और ए डी समांतर बी सी है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, भुजा ए बी समांतर भुजा डी सी और भुजा ए डी समांतर भुजा बी सी। ओके, वो क्या हमारा दत्त, यानी कि दिया हुआ जो प्रमेय का आधा भाग होता है। ओके, मतलब समांतर चतुर्भुज, उसके संदर्भ में हमने लिख लिया है। अभी भुजाएं और समकोण सर्वांगसम हमें दर्शाना है। साध्य में हम लिखाएंगे भुजा एडी सर्वांगसम भुजा बी सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, और भुजा ए बी सर्वांगसम डी सी, ये ए बी और डी सी, ये दोनों सर्वांगसम हमें दिखाने हैं, दोनों जोड़ियाँ। और कोण ए डी सी सर्वांगसम सी बी ए डी सी, मतलब ये डी कोण और सी बी ए, या ए बी सी भी बोल सकते हैं आप लोग, ये बी कोण, ये दोनों सर्वांगसम दिखाने हैं। और डी ए बी, यानी कि ये कोण और बी सी डी या डी सी बी, ये पूरा कोण, ये दोनों कोण सर्वांगसम हमें दर्शाना है। चलो हम यहाँ पे कोई रचना करते हैं। यहाँ पे एक रचना करने के लिए कहा है उन्होंने, विकर्ण एसी खींचो, विकर्ण एसी खींचो। तो मैंने ये एसी विकर्ण खींच लिया है। इस एसी विकर्ण के कारण ये कोण दो भागों में विभाजित हुआ है और सी कोण भी दो समान भागों में विभाजित हुआ है। तो मैंने उसको दर्शाया है, देखो ये जो कोण का पार्ट है ब्लू और इसको रेड, ये ब्लू और ये रेड। तो आप बोलेंगे समान है तो एक ही रंग से क्यों नहीं दर्शा, लेकिन मुझे आगे दर्शाना है जो एकांतर कोण की जोड़ी, इसलिए मैंने उनको समान दर्शा दिया है। ओके, विकर्ण एसी खींचो, मैंने विकर्ण खींचने के कारण ये दो कोण दो समान भागों में, दो भागों में बट गया है यहाँ पे। ओके, चलो उपपत्ति लिखते हैं हम लोग। भुजा ए बी समांतर भुजा डी सी, ए बी को समांतर डी सी भुजा है, तो ये विकर्ण ए सी उसकी तिर्यक रेखा हो गई, राइट। अगर मैंने इसको बढ़ाया इस तरह से तो ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करिए ए बिंदु और सी बिंदु में, इसलिए वो उसकी तिर्यक रेखा हो गई। भुजा ए बी समांतर भुजा डी सी, तो ए सी उनकी तिर्यक रेखा है। देयरफॉर तिर्यक रेखा होने के कारण यहाँ पे बनने वाले जो कोणों की जोड़ी है, एकांतर कोण की जोड़ी, मैंने पहले कहा कोण बी ए सी सर्वांगसम कोण डी सी है। देखो बी ए सी, ये एक नंबर मैंने दिया है, एक कोण और ये 4 नंबर वाला कोण, ये दोनों कोण सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण की जोड़ी है, क्योंकि ऐसी तिर्यक रेखा है, हमने समांतर रेखा में पढ़ा है। तो तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर इस बाजू में और नीचे की ओर इस बाजू में क्रॉस में वो एकांतर कोण होती है। ये 4 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, जिनके नाम है बी ए सी और डी सी। क्योंकि रीज़न क्या देना है हमें, एकांतर कोण, मुझसे मैंने 1 नंबर दिया है। इस तरह से दूसरी विकल्प, अगर हम ए डी और बी सी की बात करेंगे, भुजा ए डी समांतर भुजा बी सी, भुजा ए डी समांतर भुजा बी सी, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे भुजा ए डी समांतर भुजा बी सी। ओके, तो कोण डी ए सी, अभी ये ए डी और ये होगी, ए सी भी उसकी वापस तिर्यक रेखा होगी। अभी इस एंगल से देखना है आपको, कोण डी ए सी यानी कि 2 नंबर का कोण दिख रहा है आपको, मैंने दो से दर्शाया। और बी सी ए, बी सी ए, ये दोनों रेड अक्षर से मैंने रेड कलर से दर्शाया है, 2 और 3, ये दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, दोनों कोण सर्वांगसम हो गए, क्योंकि ये एकांतर कोण की जोड़ी है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण की जोड़ी है। ओके, तो ये एकांतर कोण जोड़ी होने के कारण वो दोनों सर्वांगसम हो गए, ये दोनों कोण सर्वांगसम हुए। इसको मैंने 2 नंबर दिया है। हमने 1 और 4 की जोड़ी, 2 और 3 की जोड़ी सर्वांगसम दिखा दी एकांतर कोण के आधार पर, एकांतर कोण के आधार पर। ओके, अभी हम आकृति का निरीक्षण करो वापस। तो यहाँ पे
देखो अभी ए बी सी डी इस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में ऐसी विकर्ण होने के कारण दो त्रिभुज हमें यहाँ पे मिले हैं। त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज सी बी ए, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करेंगे। ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम दिखा रहे हैं तो हमारे भुजाएं हम सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो हम त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज सी बी ए की बात करेंगे। कोण डी ए सी सर्वांगसम बी सी ए। त्रिभुज ए डी सी में कोण ए, ये वाला कोण मतलब डी ए सी, ये वाला कोण दिख रहा है ना आपको? देखो यहाँ पे मैं दर्शाती हूँ आपको, ये वाला कोण सर्वांगसम बी सी ए, मतलब ये वाला कोण दिख रहा है ना आपको, 3 नंबर का कोण। तो ये हमने विधान 2 में दर्शाया है कि दोनों कोण सर्वांगसम है। किसके आधार पर? एकांतर कोण। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे दोनों दर्शा दिए, विधान 2 से हमने कहा दिया है यहाँ पे। उसके बाद रेख ए सी सर्वांगसम रेख सी ए, दोनों त्रिभुज की ए डी ए सी, इस त्रिभुज में ए सी भुजा और त्रिभुज बी सी बी ए में ए सी भुजा, दोनों एक ही भुजा है, इसलिए रेख ए सी सर्वांगसम रेख सी ए सामान्य भुजा। सामान्य भुजा होने के कारण दोनों सर्वांगसम ही होंगे। और एक कोण हम सर्वांगसम दिखाएंगे जो विधान 1 से हमने दर्शाया था, कोण बी ए सी और कोण डी सी ए। बी ए सी यानी कि ये 1 नंबर का और ये 4 नंबर का, ये दोनों कोण सर्वांगसम हम विधान 1 में ही दर्शाया। उसका रीजन भी वहाँ पे हमने दिया है क्योंकि वो दोनों एकांतर कोण है। तो 2 कोण और दोनों कोणों के बीच वाली भुजा ये सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुज को भू को कसौटी से सर्वांगसम, मतलब कोण भुजा कोण से, वही हमें लिखना है। देयरफॉर त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीबीए, सर्वांगसम त्रिभुज की कौन सी कसौटी? को भू को, कोण भुजा कोण, सर्वांगसम की कोण भुजा कोण कसौटी से। एडीसी सर्वांगसम सीबीए हो गया, एडीसी सर्वांगसम सीबीए। ओके, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो भुजा एडी सर्वांगसम बीसी हो गई। भुजा एडी, इस त्रिभुज एडीसी का भुजा एडी सर्वांगसम इसकी बीसी, और दूसरी भुजा ए बी सर्वांगसम डीसी, भुजा ए बी सर्वांगसम डीसी, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी बची हुई 2 भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएगी। उसमें से हमने एक भुजा सर्वांगसम दिखा दी थी, सी और सी। तो एडीसी में एडी भुजा, उसकी संगत भुजा कौन सी आएगी? एडी की बीसी संगत आएगी। देखो हमें जब त्रिभुज के हम नाम देते हैं उसके आधार पर आपको इस तरह से करना है। और ए बी के साथ भुजा ए बी के साथ डी सी आएगी, दिखा रहा है आपको? ये डी ए यानी कि ए डी के साथ बी सी आ गई। ओके, और ये ए बी के साथ ये डी सी आ गई। ओके, तो ये दोनों भुजा सर्वांगसम हो गई क्योंकि ये उसकी संगत भुजा है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए वो दोनों भुजाएं भी सर्वांगसम है। अभी कोण की बात करेंगे। ओके, तथा कोण एडीसी सर्वांगसम सी बी ए डी सी, मतलब ये वाला कोण सर्वांगसम सी बी ए, ये वाला कोण, दोनों त्रिभुज के ये दोनों संगत कोण है। डी कोण और बी कोण ये दोनों एडीसी के और सीबीए के दोनों त्रिभुज के ये सम्मुख कोण है, इसलिए वो दोनों कोण भी सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम हो गई, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण भी सर्वांगसम हो गए, इसलिए ये सर्वांगसम हो गए। ओके, तो इसी प्रकार बचे हुए 2 कोण ए और सी भी हम दर्शा सकते हैं। कोण डी ए भी सर्वांगसम बी सी डी भी हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हमने भुजाएं सर्वांगसम और कोण सर्वांगसम दर्शा दी। ये प्रमेय हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। आज के सेशन में इतना ही। इसके कनेक्टेड सेशन में हम 5.1 के कुछ उदाहरण देखेंगे। थैंक यू।